स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, आज शुरुआत करते हैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन से। भारत में सबसे बड़ा कर्जदार राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि उसकी आबादी बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र, क्योंकि वह भारत के विकसित राज्यों में आता है, या फिर वेस्ट बंगाल और पंजाब, जिनकी आर्थिक स्थिति पर लगातार मीडिया में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो साथियों, ज्यादातर लोग इन्हीं विकल्पों में से किसी एक को चुनेंगे, लेकिन जवाब ये तीनों नहीं है। भारत में आज कुल कर्ज के आंकड़े पर नंबर 1 राज्य है तमिलनाडु, जिस पर है लगभग 9.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। इसके बाद आता है यूपी, जिसमें है 8.6 लाख करोड़ का कर्ज, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जिस पर है 8.1 लाख करोड़ का कर्ज। लेकिन रुकिए, असली खेल यहां नहीं है। असली खेल इसके बाद शुरू होता है कि क्या सबसे ज्यादा कर्ज होना और कर्ज के बोझ के तले दबे होना दोनों सेम है? नहीं दोस्तों, ये दोनों सेम नहीं है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था बड़ी है, तो वो 9.6 लाख करोड़ का कर्ज ले सकता है और उसे बियर कर सकता है। लेकिन असली तबाही कहां आती है? असली तबाही वहां मचती है जहां राज्य की कमाई कम हो, पुराना कर्ज ज्यादा हो और बजट का 60 से 70% हिस्सा सैलरी देने में, पेंशन देने में और ब्याज, पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता हो। तो इस भारी भरकम कर्ज के बीच तमिलनाडु में हाल ही में बने हुए जो मुख्यमंत्री हैं विजय साहब, उन्होंने क्या किया है, एक और नई फ्रीबी की घोषणा कर दी है कि 200 यूनिट तक बिजली जैसी बड़ी योजना हम शुरू करने जा रहे हैं और यह हमारा कमिटमेंट है। तो आज सवाल दोस्तों सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत के राज्य विकास के लिए कर्ज ले रहे हैं या फिर वे कर्ज अपने चुनावी वादों और फ्रीबीज को पूरा करने के लिए ले रहे हैं? और अगर यही खेल चलता रहा तो इस कर्ज का अंतिम बिल कौन भरेगा? सरकार, बाजार, या फिर आप और हम, हमारी जेबों से ये लिया जाएगा? तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आज हम भारत के राज्यों की पूरी डेप्थ जो ज्योग्राफी है उसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। कौन सा राज्य डेप्थ ट्रैप के मुकदमे मुहाने पर खड़ा हुआ है, कौन सा फ्री बीज को लेकर के वास्तव में दिवालिया होने की कगार पर भी जा सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में कभी कोई राज्य डिफॉल्ट कर सकता है, यानी दिवालिया हो सकता है? इसके संवैधानिक पहलू क्या हैं? तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो इस पूरे संकट के स्केल को आपको समझा देगा। दोस्तों, सबसे पहले समझिएगा, वित्त वर्ष 2025-26 तक भारत के सभी राज्यों के जो संयुक्त कर्ज था, उनके GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 29.2% पहुंचने का अनुमान था। यानी कि महामारी खत्म होने के बावजूद राज्यों की उधारी का स्तर एज इट इज रहा, वो नीचे नहीं आया, इवन बढ़ा है। अब आप कहेंगे कि सर, तमिलनाडु पर 9.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, तो वह सबसे ज्यादा खतरे में होगा ही होगा। यहीं पर एक आम इंसान धोखा खा जाता है दोस्तों। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिएगा। हम दो लोगों का उदाहरण लेते हैं, एक है रवि और दूसरे हैं अमित। अगर हम रवि और अमित की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि दोनों ने सेम अमाउंट यानी कि 10 लाख का कर्ज लिया है, लेकिन कर्ज दोनों के बराबर हैं, लेकिन डिफॉल्ट कौन करेगा? अगर अमित की आय जो है वो रवि की आय 2 लाख रुपए है और अमित की आय 20 लाख रुपए है, तो अब आप बताइए डिफॉल्ट कौन करेगा? निसंदेह रवि डिफॉल्ट करेंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ठीक यही नियम राज्यों पर भी लागू होता है। टोटल डेप्ट को मत देखिए दोस्तों, देखिए डेप्ट टू GDP रेशियो, GSDP रेशियो क्या है, यानी राज्य की अर्थव्यवस्था का साइज के मुकाबले पर अगर देखा जाए तो कर्ज कितना है। और यहीं से हमें देखना होगा कि रेड जोन में कौन से राज्य आ रहे हैं, सेफ जोन में कौन से राज्य हैं और गोल्ड स्टैंडर्ड पर कौन से राज्य हैं। तो अगर हम देखते हैं इसमें, तो डेप्ट टू GSDP के रेशियो के हिसाब से अगर तस्वीर है तो तस्वीर देखिएगा, सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन में है, जहां पर 40% से ज़्यादा कर्ज है GSDP के मुकाबले। और ये राज्य कौन से हैं? ये राज्य हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। यह राज्य कुल कर्ज क्या अपने GDP का 40% के आसपास कर्ज लिए बैठे हुए हैं। पंजाब तो पिछले 1 दशक से हाई रिस्क जोन में चल रहा है।
अगर हम सेफ स्टेट्स की बात करें तो इसमें आ जाएंगे आपके महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। साथियों, इन पर बड़ी रकम दिखती अवश्य है, लेकिन इनका जो इंडस्ट्रियल बेस है, जो औद्योगिक आधार है और टैक्स कलेक्शन है, वह इतना मजबूत है कि ये कर्ज को आसानी से चुका सकेंगे। और सबसे बेहतर स्थिति में अगर हम बात करें तो वह राज्य है दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली का डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो जो है पिछले कई सालों से 2% से भी कम है। तो साथियों, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि हेडलाइन में दिखने वाला बिगेस्ट अमाउंट जो है और असल में जो आर्थिक लाचारी है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियोज हैं, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। अब साथियों, आखिर राज्यों पर यह कर्ज लगातार बढ़ क्यों रहा है, यह भी जानना जरूरी है। और आपके मन में यह प्रश्न आ भी रहा होगा, क्या सिर्फ मुफ्त की योजनाएं ही इस बढ़ते हुए कर्ज की जिम्मेदार हैं? नहीं दोस्तों, असल इंजन है इसका जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, प्रतिबद्ध खर्च। अब ये कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है साथियों? साथियों समझिएगा, राज्य सरकार की कमाई के लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। जैसे जीएसटी में जो उसको केंद्र सरकार हिस्सा देती है वो राज्य को मिलता है, जो लिकर पर एक्साइज ड्यूटी होती है वो मिलती है, पेट्रोल डीजल पर वैट मिलता है, स्टैंप ड्यूटी, व्हीकल टैक्स और ऐसे छोटे मोटे और कलेक्शंस। लेकिन खर्चों की लिस्ट देखिए राज्यों की दोस्तों, कर्मचारियों की सैलरी, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन, पुराने कर्ज का ब्याज। सरकारें बदल जाती हैं, नीतियां बदल जाती हैं, लेकिन यह खर्च 1 रुपया भी कम नहीं हो सकता। इसे ही कहते हैं हम कमिटेड एक्सपेंडिचर, और यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जब यह कमिटेड एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता रहता है तो शुरू होता है, तब आता है, जन्म लेता है एक फिस्कल ट्रैप या विशियस साइकिल। देखिए, कमाई का बड़ा हिस्सा जब आप का ब्याज भरने में चला जा रहा है, आपने जो कर्ज लिया है उसका ब्याज भरने में चला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे। आपका कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। जब आप विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं खर्च करेंगे तो सरकार को आगे फिर से कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्ज फिर से लेने पर फिर से ब्याज और बढ़ जाएगा। ये एक फिस्कल ट्रैप है जिसमें सभी राज्य फंसते जाते हैं, क्योंकि आपकी कमाई ब्याज चुकाने में खत्म हुई है, आप विकास नहीं कर रहे तो इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो फिर से कर्ज लेंगे और अगले साल एक और ब्याज की दर जो किस्त है वो बढ़ा लेंगे। साथियों, अब आते हैं सबसे तीखे सवाल पर कि क्या फ्रीबीज यानी कि जो मुफ्त की योजनाएं हैं वह राज्यों को बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि यह सभी राजनीतिक पार्टियां दूसरों पर फ्रीबीज बांटने का आरोप लगाती हैं, और इनफैक्ट सभी पार्टियां ये करती हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए दोस्तों कि 2 तरीके की घोषणाएं हैं, एक है वेलफेयर स्कीम्स और दूसरा है फ्रीबीज। वेलफेयर स्कीम्स यानी कल्याणकारी योजनाएं और मुफ्त की योजनाओं में अंतर है, इसको समझिएगा। जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे कि गरीबों को राशन दिया जा रहा है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर जो डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन कैपिटल इसको हम कह सकते हैं, ये उनका राशन, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, यही है हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर अगर खर्च किया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था को बूस्ट देता है। लेकिन अगर चुनाव जीतने के लिए एक तरीके से कैश बांटा जा रहा है, मुफ्त बिजली दी जा रही है, कपड़े और जेवर दिए जा रहे हैं, तो यह तय करता है कि वास्तव में ये वाली चीजों को हम फ्रीबीज कहेंगे। यहां पर ये जो बांटा जा रहा है उसके साथ एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इसके लिए पैसा आएगा कहां से? इसका पैसा तय करना बड़ा मुश्किल है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सरकार, जैसे मैंने अभी तमिलनाडु का उदाहरण दिया था, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करती है, तो बिजली पैदा करने की लागत तो उससे खत्म नहीं हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो एज इट इज रहेगी। अगर जनता बिल नहीं देगी तो वो बिल कौन देगा? वो बिल देगी सरकार या फिर देगी पावर डिस्कॉम्स। अब जब पावर डिस्कॉम्स को पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो घाटे में चली जाएंगी, और सरकार, यहां पर क्या होगा, एक अलग ट्रैप शुरू होगा। सरकार इसको ऑफ बजट बोरोइंग की जादूगरी में डाल देगी। सरकार सीधे कर्ज ना लेकर अपनी सरकारी कंपनियों यानी कि डिस्कॉम्स के नाम पर कर्ज उठाना शुरू करती हैं और खुद गारंटर बन जाती हैं। कागजों पर राज्य का घाटा कंट्रोल दिखने लगता है और पीठ पीछे एक बड़ा बारूद का ढेर खड़ा हो जाता है कर्जों का। तो साथियों, यहीं से हम वापस लौटेंगे तमिलनाडु पर, क्योंकि तमिलनाडु इस समय एक केस स्टडी तो बना हुआ है। तमिलनाडु पर 9.6 लाख करोड़ का जो कर्ज है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि तमिलनाडु भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज में से एक है। क्या वह दिवालिया नहीं हो रहा? लेकिन चिंता की बात समझिएगा, उसका राजस्व का घाटा।
तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का जो वादा था उसको लागू करने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब ये जो तथ्य यह है कि 9.6 लाख करोड़ का जो कर्ज है वह कर्ज विजय सरकार ने नहीं लिया है। ये पिछली सरकार का कर्ज है जो विजय को मिला है विरासत में। इसके लिए उनकी कुछ महीने की सरकार को दोषी नहीं ठहराया जाता, लेकिन अब परीक्षा शुरू होती है सीएम विजय की। क्या विजय की सरकार इस इनहेरिटेड डेब्ट को, जो उसे विरासत में कर्ज मिला है, उसके साथ नए वेलफेयर प्रोमिसेस वो जो उन्होंने करके चुनाव जीते हैं उनको संतुलन में ला पाएगी? क्या वो नए इंडस्ट्रीज को लाकर टैक्स रेवेन्यू बढ़ा पाएंगे, या फिर इन वादों का बिल भी नए कर्ज के तौर पर चुकाया जाने वाला है? अब थंबनेल के उस सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण डरावने सवाल पर आते हैं कि क्या पंजाब हो, हिमाचल हो, ये ऐसे राज्य खुद को बैंकरप्ट या दिवालिया घोषित कर सकते हैं? इसका टेक्निकल जवाब है दोस्तों, नहीं, कहीं से भी यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 293 के अंतर्गत केंद्र सरकार को राज्यों की उधारी पर कड़ा नियंत्रण रखने का अधिकार है। आरबीआई और केंद्र मिलकर राज्य को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, यह तय है। लेकिन खतरा यह नहीं है। असली खतरा क्या है? असली खतरा डिफॉल्ट के रूप में नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन असली खतरा आएगा साइलेंट स्लोडाउन के रूप में। आपकी जिंदगी में जरूर इसका असर दिखाई देगा। सरकार नए स्कूल नहीं बनाएगी, अस्पताल नहीं बनाएगी और एक्सप्रेसवे बनाना बंद कर देगी। सरकारी नौकरियों की भर्ती फ्रीज कर दी जाएंगी। पानी, बिजली, बस किराए और स्थानीय टैक्स धीरे धीरे चुपके से बढ़ा दिए जाएंगे। यानी कि डिफॉल्ट का टैग भले ना लगे, लेकिन पूरा हर्जाना आम नागरिक की जेब से और बेकार घटिया टाइप की पब्लिक सर्विसेज दे करके भराया जाएगा। तो साथियों, इस पूरी जानकारी का, इस पूरे आंकड़ों की सही जानकारी का एक अगर हम कहें लबोलुआब क्या है, तो साथियों समझिएगा, लबोलुआब यह है कि कर्ज की रकम से ज्यादा मायने रखता है कर्ज का इस्तेमाल। अगर कर्ज लेकर एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, पोर्ट बनाए जा रहे हैं, सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वह कर्ज नहीं है, एक तरह का निवेश है जो भविष्य में लाभ प्रदान करेगा, राज्य की जीडीपी को बढ़ाएगा। लेकिन अगर कर्ज लेकर के सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज और चुनावी वादों की पूर्ति की जा रही है, लोकप्रियता खरीदी जा रही है, तो आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर एक प्रकार से डाका डाला जा रहा है। देखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लान होना जरूरी है। हर राजनीतिक दल जब कोई मुफ्त योजना घोषित करे तो उसे चुनाव आयोग का उस योजना के लिए फाइनेंस मॉडल क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, यह स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। अब साथियों, सवाल आपके लिए, इस पूरी जानकारी के बाद मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा कि क्या चुनाव के ठीक पहले घोषित होने वाली जो यूनिवर्सल फ्रीबीज हैं उन पर संवैधानिक तौर पर रोक लगाई जानी चाहिए, या फिर यह जन कल्याण के लिए जरूरी कदम है जो राजनीतिक दल चुनाव देखकर उठा लेते हैं। अपने विचार अवश्य साझा कीजिएगा और अपने तर्क भी लिखिएगा, और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आर्थिक मुद्दों को क्रिस्टल क्लियर और यूपीएससी आधारित भाषा में समझने के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देता हूं, 2027, 2028 या 2029 का लक्ष्य लेकर यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस बहुत ही शानदार तरीके से मॉड्यूल किए गए हैं स्मार्ट मॉडल पर। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं। जैसे आपको 18 बुक का सेट आपके घर पर दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के प्रोग्राम्स और मेंस के सेपरेट प्रोग्राम्स सब आपको मिलेंगे। एक बार आप ब्रोशर देखिएगा, जिसकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कोर्स को खरीदने से पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर कोर्स लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो शुरुआत में मैंने आपको सोशल मीडिया हैंडल्स भी बताए थे अपने, उन पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।